दोस्तों, जिस शहर में सूरज हर दिन समुद्र की लहरों से खेलने आता था, वहीं एक छोटे से द्वीप पर 4 अगस्त 1961 को एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर अमेरिका के इतिहास को बदल दिया। उस नवजात शिशु का नाम बराक हुसैन ओबामा रखा गया। यह जन्म हवाई में होनोलुलु में हुआ था, जो अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। बराक के माता पिता दो बिल्कुल अलग दुनिया से आए थे। उनकी मां स्टैनली एंड डनहैम अमेरिका के कैंसस राज्य से थी। वह एक गोरी मध्य वर्गीय अमेरिकी महिला थी जो स्वतंत्र विचारों और शिक्षा के महत्व में विश्वास रखती थी। उनके पिता बराक ओबामा सीनियर अफ्रीका के देश केन्या के एक छोटे से गांव न्यांगोमा कोगेलो से आए थे। वे उच्च शिक्षा के लिए हवाई विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति पर आए थे, जहां उनकी मुलाकात एंड डनहैम से हुई थी। दोनों ने 1961 की शुरुआत में शादी कर ली थी और कुछ ही महीनों के बाद बराक का जन्म हुआ। लेकिन यह विवाह ज्यादा समय तक नहीं चल सका। अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और जीवन दृष्टिकोणों की वजह से दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1964 में उनका तलाक हो गया और बराक के पिता केन्या लौट आए। बराक ने अपने पिता को इसके बाद केवल एक बार देखा, और वो भी 1971 में, जब वे थोड़े समय के लिए अमेरिका आए थे। यही वह एकमात्र मुलाकात थी जो बराक को अपने पिता से मिली थी। 1982 में एक कार दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उस समय बराक केवल 21 वर्ष के थे, लेकिन उनके जीवन की एक खाली जगह कभी पूरी नहीं हुई। अपने प्रारंभिक वर्षों में बराक अपनी मां के साथ होनोलुलु में रहे। एन डनहैम बहुत कम उम्र में एक मां बन गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बेटे की परवरिश में लापरवाही नहीं दिखाई। वे खुद समाजशास्त्र में गहरी रुचि रखती थी और अपने बेटे को भी स्वतंत्र विचारों के साथ बड़ा करना चाहती थी। बराक के शुरुआती साल उनकी मां और नाना नानी के संरक्षण में बीते। नाना स्टैनली डनहैम और नानी मैडलिन डनहैम ने बराक को बहुत प्यार और अनुशासन के साथ पाला। उनका घर पढ़ाई, मेहनत और नैतिकता की नींव पर खड़ा था। 1965 में एन डनहैम ने इंडोनेशियाई नागरिक लोसोएटो से विवाह किया। इसके बाद 1967 में जब बराक लगभग 6 वर्ष के थे, वे अपनी मां और सौतेले पिता के साथ जकार्ता चले गए। यह स्थान होनोलुलु से बिल्कुल अलग था। यहाँ की भाषा, रहन सहन, संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियां एक अमेरिकी बालक के लिए बिल्कुल नई थी। जकार्ता में रहते हुए बराक को अपने चारों ओर की गरीबी और असमानता को पहली बार देखना और समझना शुरू हुआ। यहाँ के घरों में बिजली अक्सर नहीं होती थी, सड़कों पर खुली नालियां बहती थी और स्कूल की इमारतें बहुत जर्जर थी। लेकिन उन्हीं स्कूलों में बराक ने पढ़ाई की, इंडोनेशियाई भाषा सीखी और अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू किया। उनकी मां चाहती थी कि उनका बेटा न केवल पढ़ाई में अच्छा हो, बल्कि दुनिया को महसूस भी कर सके। इसलिए वह रोज सुबह उसे अंग्रेजी में पढ़ाती और फिर स्थानीय स्कूल भेजती थी। बराक का बचपन एक सामान्य अमेरिकी बालक की तरह नहीं था। उन्होंने दो संस्कृतियों में खुद को गढ़ा। एक और इंडोनेशिया की कठिन परिस्थितियों ने उन्हें संघर्ष करना सिखाया, तो दूसरी ओर माँ की शिक्षा और पश्चिमी मूल्यों ने उन्हें सोचने की आज़ादी दी। वे हर दिन स्कूल से लौटते, इंडोनेशियाई भाषा में बात करते और रात को अपनी मां के साथ अंग्रेजी साहित्य पढ़ते। लेकिन समय के साथ जकार्ता की परिस्थितियां और शिक्षा की सीमाएं उनकी मां को परेशान करने लगी। उन्हें लगने लगा कि बराक को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। इसीलिए 1971 में जब बराक 10 वर्ष के हुए, उन्हें हवाई भेज दिया गया, जहां उनके नाना नानी ने उनके परवरिश की जिम्मेदारी फिर से संभाली। होनोलुलु लौटकर बराक ने पुनाहो स्कूल में दाखिला लिया। यह हवाई का एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल था, जहां अधिकांश छात्र श्वेत और संपन्न परिवार से आते थे। यहाँ पर बराक ने पहली बार गहराई से महसूस किया कि वे अलग हैं। उनका रंग, उनके बाल और उनका नाम सब उन्हें बाकी छात्रों से अलग बनाते थे। यही वह दौर था जब उन्होंने पहली बार नस्लीय पहचान के द्वंद्व को महसूस किया। लेकिन इसी स्कूल में उन्हें अवसर भी मिले। उन्होंने बास्केटबॉल खेला, साहित्य पढ़ा और धीरे धीरे अपने भीतर के प्रश्नों को शब्द देने लगे। वे अपनी पहचान, अपने पिता और अपने स्थान को समझने के लिए चिंतनशील होते गए। यह संघर्ष बाद के वर्षों में उनके लेखन और भाषणों में गहराई से दिखाई दिया। बराक ओबामा का यह पहला दशक जन्म से लेकर हवाई वापसी तक उनके व्यक्तित्व की नींव बन गया।
अलग अलग संस्कृतियों में पला बढ़ा यह बालक अब धीरे धीरे उस राह पर बढ़ रहा था जहां वह दुनिया को न केवल देखेगा बल्कि बदलेगा भी। बराक ओबामा जब दोबारा हवाई लौटे तब वे केवल 10 साल के थे, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा अनुभव था जो उम्र से कहीं आगे की परिपक्वता लिए हुए था। इंडोनेशिया की सड़कों से होते हुए जब वे होनोलुलु के सुव्यवस्थित माहौल में पहुंचे तो सब कुछ फिर से नया सा लगने लगा। अब वे नाना नानी के साथ रहते थे, स्टैनली और मैडलिन डनहैम, जिन्होंने उन्हें फिर से अपने संरक्षण में ले लिया था। पुनाहु स्कूल में दाखिला मिलना उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह स्कूल केवल हवाई ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका के प्रतिष्ठित स्कूलों में गिना जाता था, जहां सुविधाएं और शिक्षकों की गुणवत्ता उच्च स्तर की थी। लेकिन जितना अच्छा ये स्कूल बाहर से दिखता था, उतना ही गहरा संघर्ष बराक के भीतर चलता रहा। वहां के छात्रों में बहुत कम ही अश्वेत थे। बराक ने अक्सर खुद को अलग महसूस किया। वे ना तो पूरी तरह श्वेत थे और ना ही पूरी तरह से अश्वेत। उनका नाम, त्वचा का रंग और पारिवारिक पृष्ठभूमि, हर चीज उन्हें उनकी साथियों से भिन्न बनाती थी। कई बार उन्हें बाहर से आए हुए की तरह देखा जाता था और कई बार वे खुद भी अपनी पहचान को लेकर भ्रमित हो जाते थे। बास्केटबॉल उनकी जिंदगी में उस समय आया जब वे खुद को सामाजिक रूप से फिट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पुनाहु की टीम में जगह बनाई और कड़ी मेहनत से खेला। मैदान पर उन्होंने अपनी नस्ल और पहचान से कुछ देर के लिए दूरी बना ली। गेंद के पीछे भागते हुए, टीम के लिए पॉइंट्स बनाते हुए वे सिर्फ एक खिलाड़ी बन जाते थे। बास्केटबॉल ने उन्हें आत्मविश्वास दिया, लेकिन वह संघर्ष जो उनके भीतर चल रहा था वह अब भी गहरा था। जैसे जैसे वे किशोरावस्था में बढ़े, उनके सवाल और भी तीखे होते गए। मैं कौन हूँ, मेरी जड़ें कहाँ हैं, मेरे पिता कौन थे और मैं उनमें से क्या हूँ? इन सवालों का कोई सीधा जवाब उन्हें नहीं मिला। उन्होंने खुद ही अपने अंदर उतरकर जवाब तलाशने की कोशिश की। इस यात्रा में उन्होंने किताबों का सहारा लिया। जेम्स बाल्डविन, राल्फ एलिसन और मैल्कम एक्स जैसे अश्वेत लेखकों के विचारों से वे गहराई से प्रभावित हुए। उनकी मां डनहैम, जिन्होंने फिर से इंडोनेशिया जाकर अपने शोध कार्यों में लगना शुरू कर दिया था, समय समय पर उन्हें पत्रों और किताबों के जरिए मार्गदर्शन देती रहीं। वे चाहती थी कि उनका बेटा दुनिया को सिर्फ एक रंग में ना देखे बल्कि इंसानियत की गहराई तक पहुंचे। नाना नानी ने भी उन्हें जीवन की सादगी और परिश्रम के मूल्य सिखाए। 1979 में बराक ने पुनाहु स्कूल से स्नातक किया। यह एक ऐसा क्षण था जहां से वे अपना रास्ता खुद तय करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने ऑक्सीडेंटल कॉलेज में दाखिला लिया। यह कॉलेज लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में था। यहाँ का माहौल अधिक विविधतापूर्ण था और पहली बार उन्होंने खुले मंच पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए। वे छात्रों की चर्चाओं में भाग लेते, राजनीतिक घटनाओं पर विचार करते और नस्लीय न्याय के पक्ष में बोलते। ऑक्सीडेंटल में रहते हुए बराक ने खुद को पहली बार सार्वजनिक रूप से ब्लैक या अश्वेत के रूप में पहचाना। उन्होंने एक बार एक कवि के रूप में मन से अपनी कविता पढ़ी जो उनकी आंतरिक पहचान और संघर्ष को दर्शाती थी। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अभी भी अपनी सोच और उद्देश्य को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। 1981 में उन्होंने ऑक्सीडेंटल कॉलेज को छोड़कर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क में ट्रांसफर लेने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके जीवन का अगला बड़ा कदम था। न्यूयॉर्क जैसे बड़े और जीवंत शहर में, जहां विविधता हर गली में दिखाई देती थी, उन्होंने खुद को और अधिक खुला और स्वतंत्र महसूस किया। कोलंबिया में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में विशेष ध्यान दिया, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समाजशास्त्र में। पढ़ाई के साथ साथ वे अक्सर सेंट्रल पार्क में बैठकर अपने बारे में, समाज के बारे में और उस असमानता के बारे में सोचते रहते जो उन्होंने अपने बचपन में देखी थी। वे कई बार हार्लेम के अश्वेत समुदाय में घूमते, वहां की समस्याओं को देखते और सोचते कि क्या केवल शिक्षा से ही यह सब कुछ बदला जा सकता है। उन्होंने न्यूयॉर्क में छोटे मोटे काम भी किए, जैसे किताबें बेचना, ऑफिस असिस्टेंट बनना, और वहीं से उन्होंने जीवन की हकीकत को करीब से देखना शुरू किया। 1983 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अब उनके पास न केवल डिग्री थी बल्कि अनुभवों का एक ऐसा संसार था जिसने उनके विचारों को स्पष्ट किया था। वे जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं होगा,
लेकिन अब वे अपने भीतर की आवाज को पहचान चुके थे। वे जानते थे कि वे किसके लिए बोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जिनकी आवाजें अक्सर दबा दी जाती हैं। बराक ओबामा का यह दौर फुनाहू से लेकर कोलंबिया तक आत्म पहचान की खोज का काल था। यह वह यात्रा थी जिसमें एक बच्चे ने, जो खुद को दोनों दुनियाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करता था, एक युवा बनकर अपने स्थान को पहचानना शुरू किया। उनके भीतर अब एक संकल्प जन्म ले चुका था और वह संकल्प था बदलाव का। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के कुछ ही समय बाद बराक ओबामा ने न्यूयॉर्क शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि सिर्फ डिग्रियों से समाज नहीं बदलता, बल्कि जमीन पर जाकर काम करना होता है। वहां जहां लोग रोज संघर्ष करते हैं, जहां उम्मीदें धुंधली होती हैं और जहां बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही सोच उन्हें 1985 में शिकागो ले गई। शिकागो में उन्होंने एक छोटे से गैर लाभकारी संगठन के साथ काम करना शुरू किया, जिसका नाम था डेवलपिंग कम्युनिटीज प्रोजेक्ट। यह संस्था शहर के दक्षिणी हिस्से के गरीब अश्वेत समुदायों के साथ काम करती थी, जिन्हें बेरोजगारी, खराब स्कूल व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता था। बराक का काम था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के रूप में लोगों को एकजुट करना, उनकी आवाज बनना और स्थानीय अधिकारियों पर दबाव बनाकर बदलाव लाना। यह काम आसान नहीं था। वह कोई नेता नहीं थे और ना ही कोई चर्चित व्यक्ति। वे एक ऐसे समुदाय के बीच पहुंचे थे जो खुद को उपेक्षित, टूटा हुआ और निराश महसूस करता था। कई बार जब वे चर्च के बाहर लोगों से बात करने की कोशिश करते तो उन्हें संदेह की नजरों से देखा जाता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हर दिन लोगों के बीच जाते, उन्हें सुनते, समझते और विश्वास जीतने की कोशिश करते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने स्थानीय चर्चों और नेताओं के साथ संबंध बनाए। उन्होंने बेरोजगारी, अपशिष्ट जल निकासी और स्कूल की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर मीटिंग्स आयोजित की। उनके प्रयासों से कुछ स्कूलों में सुधार हुआ, युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुए और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही बढ़ी। इन वर्षों में ओबामा ने सीखा कि असली परिवर्तन भाषणों से नहीं आता, बल्कि विश्वास, धैर्य और निरंतर जुड़ाव से आता है। उन्होंने यह भी समझा कि केवल कानून या सरकार से बदलाव नहीं होगा। जब तक समाज के लोग खुद संगठित होकर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। वहीं शिकागो में रहते हुए ही उन्होंने चर्च और ईसाई विश्वास को और नजदीक से समझा। उन्होंने ट्रिनिटी यूनाइटेड चर्च ऑफ क्रिस्ट में जाना शुरू किया और वहां के पादरी रेवरेंड राइट के प्रभाव में आए। यहीं पर उन्होंने धर्म को केवल एक आध्यात्मिक विश्वास के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक संघर्ष का भी माध्यम माना। बराक ने ईश्वर को अपने भीतर स्थान देना शुरू किया और यही उनकी आत्मिक यात्रा की एक नई शुरुआत थी। पर शिकागो के अनुभवों के साथ साथ उनके भीतर एक सवाल भी गूंजता रहा, क्या मैं यहीं रुक जाऊं? उन्होंने महसूस किया कि अगर वे वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं तो उन्हें व्यवस्था के अंदर जाकर उसे बदलना होगा। इसका रास्ता था कानून। 1988 में 3 साल के जमीनी अनुभव के बाद उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन किया और वे चुने भी गए। यह एक बड़ा निर्णय था। वे शिकागो छोड़कर पूर्वी अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित विधि संस्थान में पढ़ने जा रहे थे। यह एक नई शुरुआत थी। शिकागो के उन वर्षों में बराक ओबामा ने यह सीखा कि सच्चा नेतृत्व लोगों की सेवा से जन्म लेता है, ना कि पद या सत्ता की इच्छा से। वे केवल समस्याओं को देखने वाले व्यक्ति नहीं रहे, उन्होंने समस्याओं के बीच खड़े होकर समाधान खोजना सीखा। यह अनुभव ही आगे चलकर उन्हें एक नेता, एक नीति निर्माता और अंततः एक राष्ट्रपति बनाएगा। यह अध्याय ओबामा की आत्मा में गहराई से बैठा हुआ था। जिस युवा ने खुद को रंगभेद और पहचान के सवालों में उलझा पाया था, उसने अब दूसरों की पहचान, उनकी जरूरतों और उनके संघर्षों को अपनाना शुरू कर दिया था। यही अपनापन, यही जुड़ाव उनकी राजनीति का भविष्य बन जाएगा। एक ऐसी राजनीति जो नारे नहीं देती बल्कि भरोसा पैदा करती है। दोस्तों, उन दिनों होनोलुलु की सड़कों पर दौड़ता एक किशोर अक्सर अपनी माँ की किताबों से भरी गोद में झांकता था, जहाँ से उसे अमेरिका और उसके बाहर की दुनिया की पहली समझ मिली थी। बराक कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुके थे। साल 1981 में उन्होंने न्यूयॉर्क के इस विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई शुरू की। कोलंबिया के दिन उनके लिए बाहरी दुनिया से टकराने का पहला सच्चा अनुभव थे।
वे अलग अलग नस्लों, धर्मों और देशों के आए लोगों के बीच खुद को खोज रहे थे। वे वहां किताबों में ही नहीं, न्यूयॉर्क की गलियों, सबवे की भीड़ और सामाजिक असमानताओं में भी अमेरिका को पहचान रहे थे। कोलंबिया में बराक पहले से कहीं अधिक गंभीर हो चुके थे। उन्होंने अपनी आदतों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। जहां पहले वे मारिजुआना और अल्कोहल में उलझे रहते थे, अब वे लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ते थे। उन्होंने सामाजिक न्याय, नस्लीय असमानता और अमेरिकी विदेश नीति जैसे विषयों पर लिखना शुरू कर दिया था। वे उन लोगों से प्रभावित हुए जो बदलाव के लिए लिखते और बोलते थे, जैसे फ्रेडरिक डगलस, जेम्स बाल्डविन और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 1983 में कोलंबिया से स्नातक की डिग्री लेने के बाद बराक ने कुछ समय न्यूयॉर्क में कॉरपोरेट क्षेत्र में काम किया। वे एक फर्म में रिसर्च एनालिस्ट थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया था कि यह काम उनकी आत्मा को संतोष नहीं दे सकता। वे एक ऐसी राह पर चलना चाहते थे जहां वे समाज के लिए कुछ कर सके, लोगों से जुड़ सकें और अपने पिता के अधूरे सपनों को किसी तरह पूरा कर सकें। 1985 में बराक ओबामा ने एक साहसिक निर्णय लिया। वे न्यूयॉर्क छोड़कर शिकागो चले गए। यह उनका पहला सबसे बड़ा सामाजिक कदम था। उन्होंने वहां एक चर्च आधारित समुदाय संगठन डेवलपिंग कम्युनिटीज प्रोजेक्ट में शामिल होकर दक्षिणी शिकागो के गरीब अफ्रीकी अमेरिकी इलाकों में काम शुरू किया। यह वो समय था जब अमेरिका में स्टील मिलें बंद हो रही थी, बेरोजगारी अपने चरम पर थी और नस्लीय तनाव गहराता जा रहा था। बराक ने यहाँ काम करते हुए सैकड़ों लोगों के साथ बातचीत की, चर्चों से संपर्क साधा और युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं को संगठित करने का प्रयास किया। उनकी यह शुरुआत आसान नहीं थी। लोग एक युवा बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करने से हिचकते थे, मगर ओबामा ने कभी दिखावा नहीं किया। वे लोगों के घर गए, बैठकों में चुपचाप सुनते और हर किसी की समस्या को समझने की कोशिश करते। उन्होंने स्कूल सुधार, बेरोजगारी से लड़ने और गरीब समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने जैसे मुद्दों पर काम किया। शिकागो ने उन्हें बिना सत्ता के, बिना किसी बड़ी संस्था के पीछे, सिर्फ अपने शब्दों और विश्वास के बल पर नेता बनना सिखाया। उन दिनों बराक खुद को फिर से टुकड़ों में जोड़ रहे थे। वे अपने अतीत, अपनी नस्लीय पहचान और अपने भविष्य के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वे चर्च जाते थे, स्थानीय लोगों के साथ प्रार्थना करते थे और ईसाई धर्म की शिक्षाओं में खुद को फिर से परिभाषित करने लगे थे। यहीं पर उन्होंने ट्रिनिटी यूनाइटेड चर्च ऑफ क्रिस्ट को अपनाया, जहां रेवरेंड जेरेमिया राइट के विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। शिकागो के वर्षों में बराक ने खुद को समाज के एक ऐसे हिस्से में खड़ा पाया जो अक्सर अमेरिका की मुख्य धारा से कटे हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि बदलाव लाने के लिए केवल जमीनी स्तर की कोशिशें काफी नहीं होती, इसके लिए कानूनी ढांचे और नीतियों को भी बदलना होगा। यहीं से उनके भीतर लॉ स्कूल जाने का विचार जन्मा और तब 1988 में बराक ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया। उनका शिकागो से हार्वर्ड तक का सफर साधारण नहीं था, लेकिन वह उन्होंने पूरी निष्ठा और धैर्य से तय किया था। अब वे उस मोड़ पर जा पहुंचे थे जहां उनका सामाजिक अनुभव, पढ़ाई और व्यक्तिगत संघर्ष उन्हें भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा था। बराक ओबामा ने जब 1988 में हार्वर्ड लॉ स्कूल में प्रवेश लिया, तब तक उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। उन्होंने यहाँ सिर्फ कानून की पढ़ाई नहीं की, बल्कि अपने विचारों को दुनिया के सामने रखने का भी हुनर सीखा। हार्वर्ड के माहौल में विविधता, बहस और बौद्धिक स्वतंत्रता थी, जिसने ओबामा को और अधिक परिपक्व बना दिया था। 1990 में उन्होंने इतिहास रचा जब वे हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले अफ्रीकी अमेरिकी अध्यक्ष चुने गए। यह पद बहुत प्रतिस्पर्धी था और इसे प्राप्त करना उनके लिए एक बड़ा सम्मान था। मीडिया ने उनकी इस उपलब्धि को बड़े स्तर पर कवर किया और इसने उन्हें राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। हार्वर्ड में बिताए वर्षों के दौरान ओबामा का दृष्टिकोण और भी साफ होता गया। उन्होंने महसूस किया कि कानून की पढ़ाई केवल अदालतों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका उपयोग समाज के कमजोर तबकों की आवाज बनने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता, नस्लीय भेदभाव और शिक्षा की कमी पर गहराई से अध्ययन किया और इन्हें दूर करने के रास्ते तलाशने लगे। 1991 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ओबामा शिकागो लौटे और वहां की एक नागरिक अधिकारों से जुड़ी लॉ फर्म माइनर, बर्नहिल एंड गैलेंड में शामिल हुए। यह फर्म सामाजिक न्याय के मामलों पर काम करती थी।
और यहीं उन्होंने जमीनी स्तर पर अमेरिकी न्याय व्यवस्था को करीब से जाना। वे साथ ही साथ शिकागो यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाने भी लगे थे, जहां छात्रों के बीच वे बेहद लोकप्रिय हुए। शिक्षा और कानून के बीच संतुलन बनाते हुए उन्होंने अपना समय न्याय, समानता और बदलाव के कार्यों को समर्पित किया। 1992 में बराक ओबामा का जीवन एक और अहम मोड़ पर आया, जब उन्होंने मिशेल रॉबिन्सन से विवाह किया। मिशेल भी एक वकील थी और दोनों की मुलाकात शिकागो की एक लॉ फर्म सिडले ऑस्टिन में हुई थी। मिशेल एक आत्मनिर्भर, दृढ़ और सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाली महिला थी, जिन्होंने ओबामा के जीवन को स्थिरता, गहराई और समर्थन दिया था। शादी के बाद दोनों ने एक साधारण जीवन चुना और समाज सेवा में निरंतर लगे रहे। इसी दौरान बराक ने अपनी आत्मकथा ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पर काम करना शुरू किया। यह पुस्तक 1995 में प्रकाशित हुई और इसमें उन्होंने अपने बचपन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, नस्लीय पहचान और जीवन संघर्षों को बेहद संवेदनशीलता के साथ साझा किया था। यह केवल एक आत्मकथा नहीं थी, बल्कि उस दौर में अमेरिका में नस्लीय और सांस्कृतिक जटिलताओं पर एक गहरी टिप्पणी भी थी। इस पुस्तक ने उन्हें एक लेखक के रूप में भी पहचान दिलाई और उन्हें समाज के बड़े तबकों से जोड़ दिया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में जब अमेरिका में राजनीतिक असंतोष और सामाजिक असमानता पर चर्चा हो रही थी, ओबामा ने महसूस किया कि अब उन्हें कानून और शिक्षा से आगे बढ़कर नीति निर्माण और नेतृत्व के क्षेत्र में उतरना चाहिए। वे यह समझ चुके थे कि असली बदलाव केवल अदालतों में नहीं, बल्कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी से आता है। 1996 में उन्होंने पहली बार इलिनॉय स्टेट सीनेट के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह उनका पहला निर्वाचित पद था और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा, अपराध नियंत्रण और श्रमिक अधिकारों के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी राजनीतिक विचारधारा संतुलित थी। वे उम्मीदवार थे लेकिन व्यवहारिक सोच रखा करते थे। वे उन नेताओं में से थे जो न केवल विचार रखते थे बल्कि उन्हें लागू करने की रणनीति भी समझते थे। राजनीति में उनके पहले कदम छोटे जरूर थे, लेकिन उनके भीतर इरादे बहुत बड़े थे। वे अपने काम के जरिए समुदायों से जुड़ते रहे, गांव और गरीब इलाकों का दौरा करते रहे और लोगों की परेशानियों को नजदीकी से सुनते रहे। उन्होंने कभी भी सत्ता को एक विशेषाधिकार के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में अपनाया। बराक ओबामा के जीवन का यह दौर उनके लिए स्थायित्व, समर्पण और आत्मनिर्माण का था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन दोनों में अनुशासन, संवेदनशीलता और स्पष्टता बनाए रखी। मिशेल और उनके जीवन में 1998 में पहली संतान मालिया एन ओबामा का जन्म हुआ और फिर 2001 में साशा ओबामा उनके परिवार का हिस्सा बनी। एक और वे राजनीति में आगे बढ़ रहे थे, दूसरी ओर एक आदर्श पिता और पति बनने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यह वह समय था जब बराक ओबामा को अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर यह समझने का अवसर मिला कि वे कौन हैं, क्या चाहते हैं और समाज में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने कानून, शिक्षा, साहित्य, पारिवारिक जीवन और राजनीति, इन सभी को एक दूसरे से जोड़ते हुए एक ऐसा जीवन चुना जो केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन सके। हवाई की वो सुनहरी सुबह थी जब बराक ओबामा, जो अब किशोर हो चुके थे, एक नई यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे। स्कूल के दिन अब एक सामान्य दिनचर्या बन चुके थे, लेकिन उनके भीतर लगातार कुछ सवाल उठते रहते थे। वे कौन है, कहां से हैं और इस दुनिया में उनका क्या स्थान है। यह पहचान की तलाश धीरे धीरे उनके विचारों की दिशा को बदलने लगी थी। हवाई का वह शांत माहौल जहां वे पले बढ़े, उनके अंदर की बेचैनी को शांत नहीं कर पा रहा था। इस दौर में ओबामा ने न सिर्फ किताबों का सहारा लिया बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया को भी बारीकी से देखना शुरू किया। पंचक पंच हाई स्कूल में 1979 में स्नातक होते समय ओबामा ने देखा कि वे दूसरों से कुछ अलग सोचते हैं। उनके सहपाठी जहां अपने भविष्य को लेकर सुनिश्चित दिखते थे, वहीं ओबामा खुद को अनिश्चितता और जिज्ञासा के बीच पाते थे। इस समय तक उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ बास्केटबॉल और कुछ सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका मन कहीं गहरे अर्थ की तलाश में लगा रहता था। उन्होंने कॉलेज के लिए लॉस एंजलिस के ऑक्सीडेंटल कॉलेज में प्रवेश लिया ताकि वे अपने भीतर की आवाज़ को और साफ तरीके से सुन सके।
ऑक्सीडेंटल कॉलेज में उन्होंने पहली बार अमेरिका की नस्लीय और सामाजिक संरचना को खुली आंखों से देखा। यहाँ उन्होंने पाया कि खुद को एक अश्वेत अमेरिकी समझना केवल बाहरी रंग का मामला नहीं था, ये एक जटिल सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान थी जिसे समझे बिना वे खुद को नहीं समझ सकते थे। वे क्लास में नस्ल भेद और सामाजिक असमानता पर होने वाली चर्चाओं में सक्रिय होने लगे। यही उन्होंने पहली बार अपने भीतर एक नेतृत्व की चिंगारी को महसूस किया जब उन्होंने एक दिवसीय बहस में कॉलेज प्रशासन की नीतियों की आलोचना करते हुए छात्रों का समर्थन हासिल किया था। हालांकि 2 साल के भीतर ही ओबामा को लगने लगा कि उन्हें अपने विचारों को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में ट्रांसफर लेने का निर्णय लिया। यह फैसला उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। 1981 में जब वे कोलंबिया पहुंचे तो वहां की गंभीरता, प्रतिस्पर्धा और विचारों की विविधता ने उन्हें भीतर तक प्रभावित किया। न्यूयॉर्क की सड़कों पर वे अब पहले से अधिक जागरूकता के साथ चलते थे। दिन में वे पढ़ाई करते और रातों में लेखन, आत्म मंथन और शहर की हलचल से गुजरते। कोलंबिया में अर्थशास्त्र की पढ़ाई के दौरान ओबामा ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को गहराई से समझा। उन्होंने उन नीतियों को पढ़ा जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को गहरा करती थी। उन्होंने महसूस किया कि समाज की समस्याओं का समाधान केवल लेखन या बहस से नहीं निकल सकता, इन्हें जमीनी स्तर पर समझना और हल करना होगा। कोलंबिया से 1983 में स्नातक होने के बाद ओबामा ने कुछ समय तक एक कॉरपोरेट फर्म में काम किया, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि यह जीवन उनके लिए नहीं है। 1985 में उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, शिकागो जाना और एक सामुदायिक आयोजक यानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के रूप में काम करना। यह फैसला उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देने वाला था। शिकागो के दक्षिणी इलाकों में जहां बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक अन्याय अपने चरम पर था, ओबामा ने वास्तविक अमेरिका को देखा। यहाँ न तो कोई विश्वविद्यालय की क्लास थी, न कोई कॉरपोरेट सुविधाएं। यहाँ सिर्फ हताश लोग थे जिन्हें अपने हक की आवाज चाहिए थी। ओबामा ने चर्चों और स्थानीय संगठनों के माध्यम से लोगों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिलाने, स्कूलों में संसाधन उपलब्ध कराने और नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल लोगों की समस्याओं को समझा बल्कि उनके बीच विश्वास भी अर्जित किया। यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक युवा बाहरी व्यक्ति के तौर पर उन्हें कई बार संदेह की निगाहों से देखा गया, लेकिन उनके सच्चे इरादों और धैर्य ने धीरे धीरे दिल जीत लिया। इन 3 सालों के दौरान ओबामा ने सीखा कि बदलाव लाने के लिए केवल जोश या नारेबाजी नहीं, बल्कि कानूनी समझ, नीति निर्माण और सार्वजनिक संवाद की आवश्यकता होती है। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे सचमुच बड़े स्तर पर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उन्हें कानून की शिक्षा लेनी होगी। यही सोच उन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल तक ले गई। 1988 में शिकागो में 3 साल सामुदायिक कार्य करने के बाद ओबामा ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में प्रवेश लिया। यह निर्णय न केवल उनके करियर के लिए बल्कि उनके आत्मिक और बौद्धिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहीं से वे अमेरिका के भविष्य की राजनीति की ओर पहला कदम रख रहे थे। यह अध्याय उस यात्रा की कहानी है जब एक युवा व्यक्ति अपनी पहचान की तलाश में अपने भीतर और बाहर की दुनिया को देखने निकलता है। हवाई से लेकर लॉस एंजेलिस, न्यूयॉर्क और फिर शिकागो तक की यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, यह आत्मा और चेतना की यात्रा थी और इसी यात्रा ने बराक ओबामा को वह आधार दिया जिस पर वे आगे चलकर अमेरिका की राष्ट्रपति बनने की ओर बढ़ेंगे। बराक ओबामा का राष्ट्रपति बनना सिर्फ एक राजनीतिक सफलता नहीं था, वह एक ऐतिहासिक मोड़ था, एक ऐसे देश में जहां कभी अफ्रीकी मूल के लोगों को गुलाम समझा गया था, वहीं अब एक अश्वेत व्यक्ति को अमेरिका का सर्वोच्च पद सौंपा गया। 20 जनवरी 2009 को वॉशिंगटन डीसी की कड़कड़ाती सर्दियों में लाखों लोगों की मौजूदगी में जब बराक ओबामा ने अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तो यह केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था बल्कि यह उम्मीद की जीत थी। शपथ के बाद उनके पहले शब्दों में ही बदलाव की छाप नजर आ गई थी, चेंज हैज कम टू अमेरिका। शपथ ग्रहण के समय अमेरिका गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। 2008 की वैश्विक मंदी से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी थी, बैंकों का विश्वास टूट चुका था, स्टॉक मार्केट लुढ़क चुका था और लाखों लोग बेरोजगार हो चुके थे।
उनके राष्ट्रपति बनने के कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्होंने अमेरिकन रिकवरी एंड रीइन्वेस्टमेंट एक्ट 2009 पर हस्ताक्षर किए, जिसकी कुल राशि लगभग 787 बिलियन डॉलर थी। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, नौकरियां पैदा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में निवेश करना। यह ओबामा का पहला बड़ा कदम था जो संकट के दौर में उनकी निर्णायक नेतृत्व क्षमता को दर्शाता था। उनका अगला बड़ा सपना था स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाना। अमेरिका में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं था। बराक ओबामा ने अफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसे आमतौर पर ओबामा केयर कहा जाता है, उसको लागू करने की मुहिम छेड़ी। लेकिन यह आसान नहीं था। रिपब्लिकन नेताओं और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के विरोध के बीच यह एक राजनीतिक युद्ध बन गया था। देश भर में तीखी बहसें शुरू हो गई थी। टीवी डिबेट्स, रैलियों और जन सुझावों का दौर चल पड़ा था। फिर भी ओबामा पीछे नहीं हटे। मार्च 2010 में यह विधेयक पारित हुआ और करोड़ों अमेरिकन को पहली बार जीवन में स्वास्थ्य बीमा मिल पाया। यह ओबामा की दृढ़ इच्छा शक्ति और जन कल्याण की भावना का प्रतीक बन गया था। 2009 के अंत में उन्हें एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब नॉर्वे की नोबेल शांति ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। समिति ने यह अवार्ड उनके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दृष्टिकोण, परमाणु हथियारों की समाप्ति की इच्छा और वैश्विक सहयोग के प्रयासों को मान्यता देते हुए दिया था। हालांकि उस समय तक उन्होंने कोई बड़ा युद्ध नहीं रोका था, फिर भी यह पुरस्कार उनके विचारों और उनकी राजनीतिक शैली में ही निहित शांति की आशा का प्रतीक था। इस फैसले पर कुछ आलोचनाएं भी हुई, लेकिन उनके समर्थकों के लिए यह सम्मान प्रेरणा बन गया था। उनके पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा था। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान और अल कायदा के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया था। अफगानिस्तान में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि आतंकवाद के गढ़ों को तोड़ा जा सके। पाकिस्तान के साथ संबंधों में भी तनाव और सहयोग दोनों की स्थिति बनी रही। यहीं से वह ऑपरेशन शुरू हुआ जो ओसामा बिन लादेन के अंत तक पहुंचने वाला था। हालांकि वह ऑपरेशन उनके दूसरे कार्यकाल में पूरा हो पाया। उनके विदेश नीति के दृष्टिकोण में बदलाव साफ दिखाई देता था। उन्होंने इराक युद्ध को खत्म करने की योजना बनाई, जिसमें अमेरिकी सैनिकों की क्रमिक वापसी शामिल थी। साथ ही उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौते की संभावनाओं को तलाशना शुरू किया और चीन, रूस, यूरोप के साथ संतुलन बनाते हुए नई विदेश नीति गढ़ी। इस दौरान वे मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में भी सक्रिय हुए, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद में कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया था। घरेलू मोर्चे पर भी कई चुनौतियां थी। देश में नस्लीय असमानता और पुलिस द्वारा अश्वेत युवाओं के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर कई प्रदर्शन हुए। 2009 में कैम्ब्रिज पुलिस द्वारा एक अश्वेत प्रोफेसर की गिरफ्तारी और उसके बाद ओबामा ने टिप्पणी की कि पुलिस एक्टेड स्टूपिडली। इस पर भी काफी विवाद हुआ। बाद में उन्होंने पुलिस अधिकारी और प्रोफेसर दोनों को व्हाइट हाउस बुलाकर बियर समिट किया, जिससे संवाद की एक नई मिसाल बनी। ओबामा के राष्ट्रपति बनने से सिर्फ राजनीतिक नीतियों में ही बदलाव नहीं आया, बल्कि परिवार और राष्ट्रपति पद की छवि भी बदली। मिशेल ओबामा ने लेट्स मूव अभियान चलाकर अमेरिका में बचपन के मोटापे के खिलाफ जन जागरूकता शुरू की। उनकी दोनों बेटियां मालिया और शासा व्हाइट हाउस में रहते हुए एक आम अमेरिकी परिवार के बच्चों की तरह पली बड़ी। मिशेल की सहजता और सक्रियता ने ओबामा परिवार को देश और दुनिया में एक प्रत्येक पारिवारिक छवि दी। उनके पहले कार्यकाल के अंत तक देश में मंदी से उबरने के संकेत मिलने लगे थे। बेरोजगारी दर कम हुई थी, स्टॉक मार्केट ने फिर से स्थिरता पाई थी और लाखों अमेरिकियों को स्वास्थ्य बीमा मिल पाया था। हालांकि इसकी आलोचनाएं भी हुई थी। ओबामा केयर की तकनीकी खामियां, इराक से वापसी के बाद आईएसआईएस का उभार और ड्रोन हमलों पर उठते नैतिक प्रश्न। लेकिन इन सब के बीच एक बात स्पष्ट थी कि बराक ओबामा ने अपने पहले कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, बल्कि अमेरिका को एक नई दिशा में ले जाने की मजबूत शुरुआत भी की थी। 2012 के चुनाव में वह फिर से उम्मीदवार बने। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मिट रोमनी ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन ओबामा ने फिर से जीत हासिल की। अमेरिकी जनता ने उन्हें दोबारा राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी सौंपी। यह संकेत था कि देश ने उनके नेतृत्व को न सिर्फ स्वीकार किया,
बल्कि उसमें एक स्थायी उम्मीद भी रखी। बराक ओबामा ने 20 जनवरी 2013 को वॉशिंगटन डीसी में दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस बार वह पहले से अधिक अनुभवी लेकिन कई मोर्चों पर अधिक आलोचना से घिरे हुए थे। अमेरिका अब आर्थिक मंदी से उभर चुका था, लेकिन देश के भीतर गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थिति थी। रिपब्लिकन पार्टी ने उनके अधिकतर प्रस्तावों का विरोध करने की रणनीति अपना रखी थी। ऐसे में उनके लिए अगला कार्यकाल पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाला था। शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा कि हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें समानता, गरिमा और अवसर की राह पर आगे बढ़ते रहना होगा। इस बार उन्होंने अपने पहले कार्यकाल की योजनाओं को आगे बढ़ाने और कुछ नए सामाजिक सुधारों को लागू करने की दिशा में कदम उठाए। सबसे पहली प्राथमिकता थी हेल्थ केयर रिफॉर्म को पूरी तरह से लागू करना। हालांकि अफोर्डेबल केयर एक्ट 2010 में पास हो चुका था, लेकिन उसके तहत वेबसाइट और बीमा योजनाओं के लागू होने में कई तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। 2013 में जब healthcare.gov को लॉन्च किया गया तो शुरुआती महीनों में उसकी तकनीकी खराबियों को लेकर बहुत आलोचनाएं हुई, लेकिन ओबामा ने साफ कहा कि जब तक हर अमेरिकी को स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सुधार किए गए और धीरे धीरे लाखों अमेरिकन्स ने हेल्थ इंश्योरेंस लेना शुरू किया। इस दौरान अमेरिका की विदेश नीति में कई नए मोड़ भी आए। 2015 में ईरान के साथ हुआ न्यूक्लियर समझौता, जिसे JCPOA कहा गया, ओबामा की विदेश नीति की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी गई। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी गई। इस कदम की विश्व भर में प्रशंसा हुई, लेकिन अमेरिका के भीतर इस पर भारी बहस भी हुई। रिपब्लिकन पार्टी ने इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। 2014 में क्यूबा के साथ दशकों बाद रिश्ते सामान्य करने की शुरुआत की गई। ओबामा प्रशासन ने ऐतिहासिक रूप से क्यूबा से कूटनीतिक संबंध बहाल करने की घोषणा की, जिससे 1961 से चला आ रहा राजनयिक अलगाव टूट गया। उन्होंने खुद 2016 में क्यूबा की यात्रा की, जो 88 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। घरेलू मोर्चे पर ओबामा को कई कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। 2014 में फर्ग्यूसन, मिसौरी में एक अफ्रीकी अमेरिकी युवक माइकल ब्राउन की पुलिस गोलीबारी में मौत ने पूरे देश में नस्लीय असमानता की आग भड़का दी। ब्लैक लिव्स मैटर आंदोलन पूरे अमेरिका में फैल गया। ओबामा ने इन घटनाओं को बहुत संवेदनशीलता से संभाला। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे राष्ट्र बने जहां कानून सबके लिए समान हो और हर नागरिक को न्याय मिले। 2015 में एक ऐतिहासिक फैसला तब आया जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को पूरे देश में वैध ठहरा दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओबामा ने व्हाइट हाउस को इंद्रधनुषी रोशनी से सजाया और कहा, लव विंस। यह क्षण अमेरिका के इतिहास में एक नया मोड़ था। हालांकि उनके दूसरे कार्यकाल में कई सकारात्मक कदम उठे, फिर भी बंदूक नियंत्रण के मुद्दे पर उन्हें बार बार निराशा का सामना करना पड़ा। 2012 में न्यूटाउन, कनेक्टिकट में सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में हुए गोलाबारी ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन इसके बावजूद गन लॉ में कोई ठोस सुधार नहीं हो सका। ओबामा की आंखों में आंसू तब आए जब उन्होंने उस हमले में मारे गए मासूम बच्चों की याद में एक भाषण दिया। वह क्षण देश के दिल को छू गया, लेकिन राजनीतिक रूप से फिर भी वह बदलाव नहीं आ पाया जिसकी उन्हें उम्मीद की थी। 2015 में ओबामा ने क्लीन पावर प्लान के जरिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाया, जो अमेरिका की जलवायु नीति में बड़ा परिवर्तन था। इसी समय उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर भी दस्तखत किए, जिसमें उन्होंने वादा किया कि अमेरिका वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभाएगा। उनके आखिरी वर्षों में दुनिया ने ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल-कायदा की कमर टूटती देखी, लेकिन ISIS के रूप में एक नया खतरा उभरा। सीरिया संकट, शरणार्थी समस्या और आतंकवादी हमलों के कारण अमेरिका और यूरोप में भय का माहौल बना रहा। इन सभी घटनाओं के बीच ओबामा ने संयमित और संतुलित नीति को अपनाया। उन्होंने सीधा सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन सहयोगी देशों के साथ मिलकर आतंक के खिलाफ रणनीति बनाई। बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के अंत में एक शांत लेकिन गर्वपूर्ण स्वर में कहा था, मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं परिपूर्ण हूँ,
लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपने देश की सेवा ईमानदारी और सम्मान के साथ करूं। उनका आखिरी संबोधन 10 जनवरी 2017 को शिकागो में हुआ, वहीं से जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा, यस वी डिड। यह वाक्य सिर्फ एक राजनीतिक पंक्ति नहीं थी, यह उस विश्वास का प्रमाण था जो उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में जगाया था। 2017 की जनवरी में उन्होंने सत्ता शांति से डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दी। वे राष्ट्रपति पद से हट गए, लेकिन उनका प्रभाव केवल दफ्तर तक सीमित नहीं था। वे अब भी लाखों युवाओं, छात्रों और बदलाव चाहने वालों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। बराक ओबामा के दूसरे कार्यकाल की यात्रा संघर्षों, साहसिक फैसलों और ऐतिहासिक क्षणों से भरी रही। उन्होंने कई बार विरोध सहा, असफलताएं झेली, लेकिन अपने मूल विचारों, आशा, समानता और सम्मान से कभी विचलित नहीं हुए।